नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसद में उठा नगरोटा आतंकी हमला मामला, विपक्ष ने की शहीदों को श्रद्धांजलि और रक्षा मंत्री से बयान की मांग। सरकार ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला। दसवें दिन भी नहीं चली संसद, प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर अड़ा विपक्ष। नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग। विदेशी सैलानियों के लिए बनेगी उदार वीजा नीति, पीओके से विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ का पैकेज मंजूर। कैबिनेट में कई और अहम फैसले। सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बजेगा राष्ट्रगान, स्क्रीन पर दिखाना होगा राष्ट्रध्वज। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन में अमल का आदेश। जीडीपी में मामूली बढ़ोतरी, जुलाई से सितंबर के बीच 7.3% से बढ़ी अर्थव्यवस्था। नोटबंदी से तीसरी तिमाही के नतीजों पर अनिश्चितता। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद के दोनों सदनों में आज नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि की मांग हुई, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहने के चलते विपक्ष की ये मांग नामंजूर कर दी गई। इसके बाद लोकसभा से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। वहीं सरकार ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नगरोटा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। उन्होंने इस मामले में रक्षा मंत्री के बयान की भी मांग की। बीएसपी और टीएमसी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। नगरोटा के जो हादसा हुआ उसको लेकर सुबह हमारे एमपी चाहते थे वो भी चोरी हो जाएगा, तो डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दे। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद 25 आर्मी पर्सोनल का मौत हुआ है। पिछले दिन कल भी 7 आर्मी जवान शहीद हो गए। भी रिसेंटली 2 अधिकारियों को मिलाकर 5 और थे, तो 7 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन माननीय सभापति जी, तो सरकार इस मामले में हमें बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। उपसभापति और सरकार ने साफ किया कि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेता सदन ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। विपक्ष के गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। 12 बजे तक। इधर लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने सदन से वॉकआउट किया। कॉम्बिंग इज ऑन, वो थोड़ी सी जानकारी पूरी ले लेते हैं, होने दो। और फिर अभी तक करी थी क्या कभी? आप हमारी भी बात करेंगे ना? ऑबिचुअरी देने में कभी कोई नहीं है। बाद में विपक्ष ने सरकार पर स्पीकर को इस मामले की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया, लेकिन इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। ऑबिचुअरी रेफरेंस के वक्त हमने जो उठाया था वो आपके खिलाफ नहीं था। It was not any attempt to hurt you for our walkout. If as hurt you, तो we express our regret. सरकार का कहना था कि ऐसे संवेदनशील विषय पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। It's okay. हमारे वीर जवानों के शहादत के बारे में, उसके श्रद्धांजलि के बारे में राजनीति करना शोभा नहीं देती है, ठीक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सैन्य शिविर पर मंगलवार को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हुए थे। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर संसद के दोनों सदनों में अवरोध आज भी रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग की, तो वहीं लोकसभा में चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। सदन में 10वें दिन भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग बेहाल हैं।
और नोटबंदी की वजह से मारे गए लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की मांग की। बगैर तैयारी उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसमें 82 लोग मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। नोटबंदी का बिना तैयारी के तो सरकार ने जो डिसीजन लिया है तो उससे लगभग 90 के आसपास चर्चा शुरू करो मर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर शोक प्रस्ताव आना चाहिए सरकार की ओर से। जो नोटबंदी की है वो देश के लिए की है, तो देश के खातिर जो लोग 90 लोग जो लाइन में खड़े थे, बूढ़े बच्चे, वो सब लोग जो है वो उनका इंतकाल हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग दोहराई। विपक्षी दलों ने नोटबंदी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की। But the Prime Minister has said a lot of things outside the House, painting all political parties in a very poor light. He needs to come here and tender an apology. Let's carry on with the debate after that. गरीब लोग मरे हैं, उनको कम से कम 10 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो। सरकार ने विपक्ष से नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने की बात कही। करेंसी के विषय पे चर्चा चल रही है और सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। आखिरकार सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इधर लोकसभा में नोटबंदी के मसले पर अवरोध हुआ। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की। आप कोई भी रूल में ले लीजिए जिसमें डिबेट होगा और वोटिंग होगी। रूल 388 और 389 के तहत आप कर सकते हैं। ये संसद में सभी लोग चाह रहे हैं कि इसके बारे में चर्चा हो, लेकिन किस रूल पे हो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि एडजॉर्नमेंट मोशन हमने दिया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर व्यापक चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए 16 तारीख से हम तैयार बैठे हैं। हर दिन हम चर्चा करने के लिए तैयार है। इसको वोटिंग के तहत डिवाइड करना, ये डिवाइडेड मैसेज देश को देना, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आखिर में इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आउटलुक के चीफ एडिटर आलोक मेहता जी। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, पूरा नवंबर का महीना मैं कहूँ खत्म हो गया, लेकिन सत्र जिस तरीके से शुरू हुआ था कमोबेश आज वहीं पर खड़े हुए हैं, क्यों ऐसा? अभी मुझे लगता है जैसे नाक का सवाल जिस तरह हो जाता है दोनों पक्ष की तरफ से देखा जाए तो ये, और लेकिन एक मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, वैसे संसद में और संसद के बाहर भी बहुत अनुभवी नेता हैं, विशेषज्ञ हैं, जानते हैं, लेकिन मैं 71-72 से पार्लियामेंट देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ। सो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ये बहस शुरू भी हो गई, बार बार ये कहा जाए चर्चा की जाए, मैं राज्यसभा की यदि बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहस काफ़ी हो चुकी है, लोकसभा में तो नहीं शुरू हुई, लेकिन जब एक दिन लगभग बात काफ़ी नेता बोल चुके हैं, तब चर्चा शुरू करने की मांग सरकार की तरफ से करने के बजाय, जैसे जब भी हस्तक्षेप होना है, यदि युद्ध विराम जिसको कहते हैं, यदि आपको कहीं न कहीं किनारे पर ले जाना है, सो प्रधानमंत्री आज भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। सो ये क्या रणनीतिकारों का है ये तो हम नहीं समझते, लेकिन देश को जो मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि हम तो ये मानते हैं कि यदि चर्चा शुरू अगर हस्तक्षेप करना है तो उसमें वो 4 और वक्ता के बाद बोले, बल्कि दूसरे दिन भी यदि आपको ध्यान हो तो गुलाम नबी आज़ाद जी और कुछ और लोगों ने भी अपनी, बल्कि और भी 1-2-4 वक्ता जो मुझे अभी नाम याद नहीं है, दूसरे दिन भी कुछ लोग बोल चुके हैं जब इस पर बहस शुरू हुई थी कि प्रधानमंत्री आए। तो ये नाक का सवाल बनाना कि या तो वो कहीं बैठ करके समझाया जाए कि भाई आप 5 वक्ता के बाद, छठे के बाद प्रधानमंत्री 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे हम लोगों को जो कवर करते हैं, हमें लगता था कि भाई प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं बीच में इस बात में आ जाएंगे, तो इंटरवीन होने की बात है पहले। अब ये ठीक है कि अब उसके बाद वो मुआवजा, दूसरी मांगे भी, चूँकि जितना घटनाएं बढ़ रही हैं, जितनी समस्याएं हैं, और ये ऐतिहासिक अवसर है। और जी मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया के बहुत कम देशों में जिस तरह से, और जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितना बड़ा सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है,
उस दृष्टि से जब यदि सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया तो उस पर तो जितनी ज़्यादा अच्छी राय संसद में बने, बिल्कुल, तो समस्याओं के समाधान में देश एकजुट, जो अभी अनंत कुमार जी कह रहे थे, हम सब ये मानते हैं। आप और हम कोई सवाल पूछेगा कि भ्रष्टाचार के पक्ष में है तो कोई भी आदमी है जो खड़ा नहीं खड़ा होगा, काले धन के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में बेहतर ये होता कि कोई तालमेल हो। क्यों नहीं है, ये हम सब के लिए नहीं, जिसको कहते हैं कि $1 बिलियन सवाल ये हो गया है जहाँ हम 1,000 रुपया 5,000 रुपया बैंक से मिलना मुश्किल है वहाँ, क्योंकि ये नाक का सवाल नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों को बैठ करके, शायद 1-2 बार बैठक बुलाई भी गई, अनौपचारिक रूप से भी हुआ, लेकिन उस पर फैसला नहीं होना एक अलग संकेत दे रहा है। क्या दोनों ओर से, अगर मैं विपक्ष की पहले शुरुआत करूं, हर रोज़ गुजरते दिन के साथ कुछ नई मांग आती है, जो कि मैं बीजेपी के नेताओं के बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि कल एक दूसरी मांग होती है, अगले दिन एक नई मांग जुड़ जाती है, हम पहली मांग पे अगर आश्वासन देते हैं तो अगले दिन फिर एक नई मांग आती है, हम कैसे इसे पूरा कर पाएंगे? क्या वाकई इससे कहीं दिक्कत हो रही है? देखिए, ये तो निश्चित, देखिए घटनाएं, यदि आप अभी एक बुलेटिन में हैं और अगले बुलेटिन में यदि कोई दूसरा विस्फोट होता है, कहीं दूसरी कोई घटना होती है, तो आप कहेंगे ना कि भाई ये तो, हम कहेंगे आपने मुझे बुलाया और आप तो इस पर चर्चा शुरू कर दिया। सो ये तो एक प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी में भी कुछ मांगे हो सकती हैं। और जैसा मैंने कहा, यदि ये भी ठीक है कि राजनीतिक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन ये तो कोई भी मानेगा कि इसके साथ एक राजनीतिक मैसेज भी है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैसेज है, वो काले धन के खिलाफ भी एक राजनीतिक मैसेज है, क्योंकि राजनीतिक वायदा किया गया था। देखिए, ये प्रधानमंत्री स्वयं मानते हैं कि उन्होंने काले धन के खिलाफ एक संकल्प किया था, बीजेपी भी सब मानते हैं, कोई उनका प्रवक्ता भी ये नहीं कहता कि हमारा ये वायदा नहीं था। यदि वो एक राजनीतिक वायदे को राजनीतिक और जिसके आर्थिक परिणाम होते हैं, यदि उसको, उस वायदे को पूरा कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते राजनीति नहीं है। सो क्या दूसरा पक्ष उसको राजनीति नहीं करके वो केवल मैंने यही कहे कि साहब हम केवल पीक दान हैं, आप जो भी पीक दान में यदि आप वो करें, या अमृत कलश हैं तो हम सारा अमृत ही उसमें आएगा, कहीं जहर का एक बूंद नहीं होगा, ये मुझे लगता है। इसलिए ये सही है, जितनी जल्दी, मैं तो ऐसा मानता हूँ, ट्रेडिशन मैंने कहा ना, और ये शायद हमारे कुछ बल्कि 1-2 मंत्रियों ने भी कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने कम से कम, हमने नेहरू तो नहीं देखा, इंदिरा गांधी के समय में जब आपका टेलीविज़न भी कोई नहीं होता था, मतलब लगभग दूरदर्शन में भी नहीं दिखाया जाता था, तब इंदिरा गांधी पीछे तीसरी पंक्ति में बैठ करके भी सुनती थी कई बार बहस को, जब बीच बीच में टोक करके अपनी बातें कहने लगती थी, जबकि उनकी इमेज, मतलब मैं 80 के पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा उस रिपोर्टिंग की बाद में थोड़ा वो हुआ, तो लेकिन फिर भी मैंने कई बार, राजीव गांधी के समय में भी कई ऐसे बड़े नेता होते थे, बड़े मंत्री होते थे, और बीच में मैंने उनको बुलाया जाए ना बुलाया जाए, मतलब लोग वो अपनी तरफ से भी यदि उन्हें प्रतिपक्ष का नेता कोई बहुत, चुकी तब आज से भी ज़्यादा कई जो मानेंगे, अटल जी तो रहे ही हैं, अडवाणी जी भी थे, बड़े बड़े नेता होते थे, तो उसमें हस्तक्षेप वो कई बार करते थे, और हस्तक्षेप भी शायद इस अवरोध का जो है एक निष्कर्ष हो सकता है। आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। जनधन खातों में दुरुपयोग की खबरों के बाद सरकार ने इन खातों से रकम निकालने पर बंदिश लगा दी है। इन खातों से 1 महीने में 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इस बीच संसद के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोटबंदी पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरबीआई ने जनधन खातों से रकम निकालने पर कुछ बंदिशें लगाई हैं। केवीआईसी नियम पूरा करने वाले खातों से 1 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। जो खाते ये नियम पूरा नहीं करते हैं उनसे 5,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए बैंक मैनेजर 10,000 से भी अधिक निकासी की अनुमति दे सकता है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की लिमिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आयकर संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर कुछ इस तरह हमला किया। हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है।
सरकार ने चोरों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पटना में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी स्त्री धन के साथ महिला शक्ति का अपमान है। आज क्या बोला, बटुआ बंद कर दो, मोबाइल लेके चलो। तुम जनता को बटुआ बंद कर सकते हैं? हमारा माँ बहन को बटुआ बंद करके क्या कर सकते हो तुम? ये माँ बहन का अपमान है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नोटबंदी के बाद 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। तो जिस प्रकार से भारत सरकार ये 8 लाख के घोटाले को छुपाने के लिए रोज गोलपोस्ट बदलती है, अब ये जनता के सामने आ गया है। अब ये ड्रामा बहुत दिन नहीं चलने वाला और भारत सरकार इस 8 लाख करोड़ के घोटाले की जांच कराए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। उधर सरकार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के विरोध पर विपक्ष की एकता टूट गई है। They have called for a band, which was a total flap. They have called for आक्रोश प्रदर्शन देश भर में, वो भी फेल हो गया. They tried to come together, but there were now divisions because some people wanted rollback. नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार इसे काला धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई बता रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लगी हुई है और इसके लिए आज 13 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसकी अगुवाई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू करेंगे। समिति में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम और पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ये समिति दुनिया भर में नकदी के बिना लेन देन का अध्ययन करेगी और इस आधार पर एक रोड मैप भी तैयार करेगी और उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव देगी। साथ ही साथ ये समिति कैशलेस ट्रांजैक्शन को घर घर पहुंचाने के उपायों पर भी सुझाव देगी। संसद की कैंटीन में खाना खाने के बाद आप कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा आज से संसद की कैंटीन में शुरू की गई और इसके लिए स्वाइप मशीनें लगाई गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कई बार खुले पैसों की समस्या आती है और इस व्यवस्था से इससे निपटने में मदद मिलेगी। तो एक कैशलेस की तरफ हम भी पार्लियामेंट की तरफ से भी हमने ये शुरुआत की और यहाँ तो अब हर काउंटर पे कैंटीन के ये पेमेंट हो जाएगा, सेंट्रल हॉल में हो जाएगा। हाँ, ये मैसेज भी है। सेना ने आज जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर में दूसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रखा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी नगरोटा जाकर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। वहीं बीएसएफ ने सीमा पर सुरंग का खुलासा किया। जम्मू के नगरोटा सैन्य शिविर में सेना ने दूसरे दिन तलाशी अभियान चलाया। सेना के मुताबिक शिविर में किसी आतंकी के छुपे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन किया गया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग नगरोटा पहुंचे और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। बीएसएफ ने खुलासा किया है कि बुधवार सुबह सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग मिली है। माना जा रहा है कि ये सुरंग है जिसके जरिए आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। ये 2x2 का एक ओपनिंग है और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं। सांबा और नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और दूसरी चीजें मिली हैं जो पाकिस्तान में बने हैं। बीएसएफ का कहना है कि वो सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, चौकस है और हमारी पूरी तैयारी है। 24 घंटे हम तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में सीमा पर तनाव और आतंकी घटनाओं में तेजी पर चिंता जताई है। We have seen a significant increase in tension along the line of control. Unfortunately, we've also seen a significant rise in militancy, both the state government and the central government, to secure our borders and to ensure that we can live in peace. जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को करारा जवाब दिया जा रहा है। टेररिस्ट आए थे, सारे एलिमिनेट हो गए, एक भी बच के भाग नहीं पाया। लेकिन हमारे साथ के लगभग जवान जो हैं, फौज के जवान जो शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मंगलवार तड़के आतंकियों ने नगरोटा स्थित सैन्य शिविर पर हमला किया था। इसमें सेना के 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए थे और 3 आतंकी मार गिराए गए थे।
वहीं सांबा सेक्टर में भी बीएसएफ ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें उदार वीजा नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत पर्यटन, कारोबार, मेडिकल और सम्मेलन के लिए अलग वीजा को एक में मिलाने का प्रस्ताव है। कैबिनेट ने पीओके से आए विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। इससे 36,000 से ज्यादा विस्थापित परिवारों को 5-5 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिलेगी। कैबिनेट ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने को भी मंजूरी दी है। अब सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और तिरंगा दिखाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिनेमाघरों में फिल्में दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना होगा और पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज होगा। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ये देश और मातृभूमि हमारी है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का इसको ड्रामेटाइजेशन नहीं होगा नेशनल एंथम का। मूवीज़ के बीच में या सीरियल्स के बीच में आप एकदम से बजा नहीं सकते। कोर्ट ने आदेश लागू करने के लिए केंद्र को 1 सप्ताह का वक्त दिया है। वहीं राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर छापने या दिखाने की मनाही होगी। राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। आज देश में ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि संविधान के एक भाग को पूर्णता से नहीं ले सकते और दूसरे को इग्नोर कर दे। राइट्स एंड ड्यूटी साथ साथ चलेंगी, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक मर्यादा है, हमारा सम्मान है और हमें सभी को मिलकर इसके बारे में जो है उस गरिमा को कायम रखना चाहिए। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही अहम है और सभी नागरिक को हमारे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदर्शन करनी चाहिए। कोर्ट का आदेश एक जनहित याचिका पर आया है। इसमें फिल्में दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने के समुचित नियम बनाने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में फिर से 3 रिसीवर नियुक्त करते हुए 15 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर की जमीन भूस्वामियों को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। देश की विकास दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ी। अप्रैल से जून के बीच ये 7.1% थी और इस साल इस दौरान विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों का प्रदर्शन उम्दा रहा है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 7.6 थी। वहीं बुनियादी क्षेत्र की वृद्धि दर 6 महीने के शीर्ष पर पहुंच गई। अक्टूबर में ये 6.6% की दर से बढ़ी, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये दर 3.8% थी। हालांकि नोटबंदी के बाद विकास दर को लेकर अनिश्चितता भी बरकरार है। What the impact on the third quarter will be is something that's subject to a considerable amount of uncertainty, and we're in the process of analyzing all the data, and we'll have the analysis for you in good time. नेपाल में मधेशियों को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके लिए सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। विधेयक में मधेशियों के लिए एक अलग प्रांत बनाने, नेपाल के उच्च सदन में मधेशियों के प्रतिनिधित्व और नागरिकता के सवाल के अलावा नेपाल की दूसरी भाषाओं को संविधान में दर्जा देने की बात शामिल है। इसमें खास बात यह है कि नेपाल के प्रांत संख्या 5 को विभाजित कर मधेशी राज्य बनाने का प्रस्ताव है, जबकि भारतीय मूल के लोगों को अपनी मूल नागरिकता छोड़ते ही नेपाल की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होने की व्यवस्था करने का वादा है। हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है, खासकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-ML इन संशोधनों के पक्ष में नहीं है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।